हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज का ये जो वीडियो है वो बीपीएससी के ऊपर है और इस वीडियो में हम बीपीएससी से रिलेटेड सारे ही कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली बीपीएससी में कई सारे चेंजेस हो गए हैं और चेंजेस के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि बीपीएससी में पहले जैसा क्या क्या रहा है और अब नए चेंजेस क्या आ गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीपीएससी से रिलेटेड A to Z सभी बातों को देखेंगे। इसको देखने के बाद आपको बीपीएससी की तैयारी करने से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न, बुक लिस्ट, सिलेबस, स्ट्रैटेजी और किस तरीके से तैयारी करना है, कैसे सेट प्रैक्टिस करना है, उन सभी बातों को इसमें आपको देखा जाएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पहले हम पीटी की तैयारी करेंगे और उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के पैटर्न बदलने के बाद से अब ऐसा नहीं रहा है कि आप बीपीएससी पीटी को एक तरफ रख देंगे और पहले तैयारी करेंगे और फिर मेंस का तैयारी करेंगे। हालांकि ऐसा तैयारी किया भी नहीं जाता है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से कि किस तरीके से बीपीएससी में फॉर्म भरने से लेकर के इंटरव्यू तक की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 चरणों में होता है। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्रीलिम्स जिसको कहते हैं, फिर दूसरा है मेंस और तीसरा है आपका इंटरव्यू। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स पास करना है, फिर उसके बाद आप मेंस देंगे, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए बारी बारी से हम सभी एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फेज़ है वो प्रीलिम्स है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में देखेंगे, फिर मेंस के बारे में, फिर इंटरव्यू के बारे में और फिर उसके बाद हम प्रीलिम्स के सिलेबस पे आ जाएंगे, इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर आ जाएंगे। फिर हम थोड़ा सा मेंस के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, फिर बुक लिस्ट क्या होगी उसके ऊपर बात किया जाएगा, फिर उसके बाद कट ऑफ क्या होती है और सेट प्रैक्टिस हमें किस तरीके से करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले स्लाइड में हम लोग समझ लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें एक पेपर होता है, वो 150 मार्क्स का वो पेपर होता है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो 150 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 1 नंबर का होगा। और उसके बाद इस बार से क्या है, 68 बीपीएससी से नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग कितने का है, तो 0.25 का है, या आप 1/4 का भी मान सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपने कोई 5 क्वेश्चंस किए हैं, मान लिया जाए कि आपने कुछ कुल 5 क्वेश्चंस किए हैं और 5 क्वेश्चंस में से आपका 1 क्वेश्चन सही है और 4 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो गलत है। तो इसका मतलब है कि इन 4 क्वेश्चन गलत करने के चलते आपका जो है 1 मार्क्स बन रहा था वो भी काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25 का यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये तो रहा पीटी का। उसके बाद हम मेंस के ऊपर बात करते हैं। तो मेंस में दोस्तों जो है बीपीएससी के मेंस की बात करें तो यहाँ पे कुल 5 पेपर होते हैं, यानी कि आपको 5 दिन एग्ज़ाम या 5 एग्ज़ाम्स देने होते हैं, जो कि 900 मार्क्स का होता है। यहाँ पे 900 मार्क्स कहने का मतलब है क्योंकि इसमें 2 पेपर जो है कंपलसरी, हिंदी और ऑप्शनल का जो पेपर है वो अब क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है और मेरिट जो बनता है दोस्तों वो इन्हीं तीनों पेपर्स के ऊपर बनता है। तो इन्हीं तीनों पेपर्स के मार्क्स को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला जो है इसमें 5 पेपर में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पेपर होता है दोस्तों वो होता है एसे का, जो कि इस बार से लाया गया है, 68 बीपीएससी से लाया गया है और आगे भी इसी तरीके का पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो एसे का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो 300 मार्क्स का है और यहाँ पे आपको 100 नंबर के 3 एसे लिखने को आएंगे। तो ये कुछ एसे का इस तरीके से रहेगा। फिर दूसरा में सब्जेक्ट जो है वो GS1 है। GS1 भी 300 मार्क्स का रहता है दोस्तों, जिसमें कि क्वेश्चन किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका हिस्ट्री, फिर उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब है कि जो मैथ्स के सवाल कुछ होते हैं जिसमें पाई चार्ट और कोई डेटा आपको दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो GS2 में GS2 भी हमारे 300 का मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं और साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे इकोनॉमी और ज्योग्राफी को इसलिए इंक्लूड किया गया कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता हो और ज्योग्राफी को भी अफेक्ट करता हो, तो वो दोनों को मिक्सअप करके पूछा जाता है। फिर चौथा में जो है हमारे पास वो कंपलसरी हिंदी का है। कंपलसरी हिंदी का जो मार्क्स है दोस्तों वो 100 मार्क्स का रहता है। इसे क्वालिफाइंग नेचर, अगर इसमें आप 30 या 35 नंबर लेकर के आ जाते हैं तो आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है पेपर। फिर ऑप्शनल की अगर बात करें तो ऑप्शनल इसमें अब क्या है, ऑप्शनल भी अब MCQ बेस्ड हो गया है। अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
के ऊपर ऑप्शनल लिखने वाला नहीं रह गया है। ऑप्शनल अब आपका एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, टिक करने वाला। जो जिस तरीके से हम लोग पीटी देते हैं उस तरीके से अब ऑप्शनल को भी बना दिया गया है, और ऑप्शनल जो था पहले जैसा नहीं रहा है। तो ऑप्शनल की बात करें तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपको लग रहा होगा कि ऑप्शनल क्वालिफाइंग नेचर है तो कितना ही नंबर लाना है कि हमें ऑप्शनल क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उसके लिए जो बीपीएससी ने कुछ रखा है क्राइटेरिया, वो इस तरीके से कि अगर आप ऑप्शनल क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप जनरल में हैं तो आपको ऑप्शनल का 40% मार्क्स लाना होगा। यानी कि 100 नंबर का अगर ऑप्शनल पेपर है और 100 नंबर का है क्या, 100 नंबर का ही होता है, तो 100 नंबर में से अगर आपके पास 40 नंबर हैं तो आप ऑप्शनल के लिए जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। उसी तरीके से ओबीसी के लिए अगर आप 36.5 नंबर या 36.5% लेकर के आते हैं तो आप ओबीसी में ऑप्शनल के लिए क्वालिफाई हैं। फिर उसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 34% या 34 नंबर है। और साथ ही सबसे लास्ट में एससी एससी कैटेगरी और साथ ही अगर फीमेल है तो उनके लिए 32 नंबर या 32% लाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के ये जो है वो मेंस का स्ट्रक्चर है। और उसके बाद 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का जो मॉक इंटरव्यू है आप उसे देख सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप उन इंटरव्यू को देखेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको लगेगा कि मैं इन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, आपका जब समझ विकसित हो जाएगा तो आप उस तरह के क्वेश्चन के आंसर देने लायक स्थिति में होंगे। तो कुल मिलाकर के ये एग्जाम पैटर्न था। चलिए अब हम सबसे पहले पीटी के स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं कि बीपीएससी में अगर हम पीटी पास करना चाहते हैं तो कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है और उनका सिलेबस क्या है और किस तरीके से एकदम टू द पॉइंट तैयारी किया जाता है। क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हमने क्या किया है कि बहुत ही छोटा और ऐसा क्वेश्चन सिलेबस तैयार किया है जो कि हर बार उन्हीं चैप्टर से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि बीपीएससी के पीटी में कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और उन सब्जेक्ट्स के कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पीटी के स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर लेते हैं कि पीटी में किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो पीटी में जो 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। और किस सब्जेक्ट का वेटेज मार्क्स के हिसाब से कितना है उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स। अगर उस तरीके से ज्योग्राफी को देखें तो ज्योग्राफी में कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी देखिए, ज्योग्राफी कहने का मतलब है कुल 10 क्वेश्चन कहने का मतलब है। हिस्ट्री में हो सकता है कि 30 क्वेश्चन यानी कि अराउंड 28-30 क्वेश्चन हिस्ट्री में होते हैं। ज्योग्राफी से देखा जाए तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कई बार 10 या 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी का भी वेटेज वही 10 से 12 क्वेश्चन होता है। इकोनॉमी में भी वही 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे साइंस का जो वेटेज है वो 30 क्वेश्चन का होता है। करेंट अफेयर के सवाल 30 क्वेश्चन आते हैं। बिहार स्पेशल से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे मैथ्स में बहुत वर्षों से 10 क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली आते हैं। तो कुल मिलाकर के यही जो मार्क्स हैं वो कुल मिलाकर के 150 मार्क्स बनते हैं। यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे कि 30-30-30 करके हो सकता है कि वो 160 या 155 भी चला जाए। तो कहने का मतलब है कि अराउंड 28 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री में होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी में होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हिस्ट्री में कई बार 25 क्वेश्चन है तो साइंस में 35 क्वेश्चन पूछ लिया गया है या किसी और सब्जेक्ट में। यानी कि कुल मिला के जो वेटेज है वो हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन और साइंस में 30 क्वेश्चन, करेंट अफेयर में 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल में 30 क्वेश्चन और बाकी में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको पीटी पास कराने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। वो हैं हम लोग जैसे कि जो 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं जैसा कि हिस्ट्री है, साइंस है, करेंट अफेयर है और बिहार स्पेशल है। यही 3-4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो मिल करके आपको 120 मार्क्स पीटी में दिलवा सकते हैं और आप पीटी पास कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, आप लोगों को लगेगा कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी हैं सब्जेक्ट्स वो यही जो सब्जेक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब्जेक्ट्स तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ आपको पीटी में काम दे सकते हैं। जैसा कि साइंस जो है वो सिर्फ आपको पीटी में काम देने वाला है। मोटा मोटी करेंट अफेयर भी वो आपको पीटी में काम देने वाला है। और साइंस और करेंट अफेयर के जो सवाल होते हैं वो नेचर में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन कई बार साइंस के या करेंट अफेयर से काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये 30-30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से आप 20 ही कर पाएँ, 15 ही कर पाएँ। तो आपको क्या करना है कि सारे ही सब्जेक्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है। हाँ, लेकिन अगर हम जब देख रहे हैं
कि हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर, बिहार स्पेशल्स का यहाँ पे थोड़ा वेटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि ज्योग्राफी को नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमी नहीं पढ़ेंगे और मैथ्स को भी छोड़ देंगे। अगर आपको पीटी पास करना है तो सारे ही सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे अगर ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी देख रहे हैं तो ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो मेन आपको काम आएगा मेंस में, और इनके बिना मेंस आपका क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से प्री और मेंस की जो तैयारी है वो साथ साथ करनी है और हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए अब पीटी में जो कोर सब्जेक्ट्स हैं और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका डिटेल्ड सिलेबस या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा कोर सब्जेक्ट्स है, हम पहले उन सब्जेक्ट्स को सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के सिलेबस को देखते हैं, जो कि प्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपको इंटरव्यू में भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटी में जो जिससे हर बार इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आता है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री को अगर हम देखें तो 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है, एंशिएंट, मिडेवियल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सबसे पहले अगर हम प्राचीन भारत में देखें तो प्राचीन इतिहास में हमें किन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उनको पढ़ना है। तो जो है सबसे पहला है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता, तीसरा है बौद्ध एवं जैन धर्म, चौथा है मगध साम्राज्य, पांचवा है मौर्य काल, छठा है मौर्योत्तर काल, फिर उसके बाद है गुप्त काल और उसके बाद है गुप्तोत्तर काल। उसके बाद अगर हम मध्यकालीन भारत में बात करें तो मध्यकालीन भारत में बहुत लंबा सिलेबस है और आपको पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आपको क्या पढ़ना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत आता है। दिल्ली सल्तनत में कई सारे वंश हैं, लेकिन उनमें हमें 2 वंशों को फोकस करके चलना है। सबसे पहला है गुलाम वंश और दूसरा है उसके बाद खिलजी वंश। इन दोनों वंशों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से डीप में पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा मुगल काल। मुगल काल में भी अकबर और जहांगीर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड पढ़ना है। अगर किताब में कोई चीज़ें नहीं मिले तो आप इंटरनेट का मदद लेकर के अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे अकबर में ने क्या क्या नीतियाँ लाई, कि अकबर ने किस तरह के सिक्के लाए, क्या लाया, और सारा चीज़ डिटेल्ड एकदम पढ़ना है अकबर और जहांगीर के बारे में। फिर उसके बाद अगर देखें तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उस समय के शासक रहे वो थे शेरशाह सूरी, जिनका संबंध बिहार से भी था, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आप शेरशाह सूरी को भी डिटेल्ड में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद विविध एक तरह का हो गया है, तो जो उस समय की लेखक और रचनाएं जो थी उनको हम लोगों को पढ़ लेना है कि किस तरह के यात्री आए, उनके द्वारा जो रचनाएं हैं या लेखक है, जैसे कि बाबर नामा किसने लिखा, और इस तरीके से और भी जो उस समय के जो प्रमुख जो किताबें हैं या उनकी रचनाएं हैं या उनके लेखक कौन हैं उनके बारे में हमें देखना है। अगर इन सभी टॉपिक्स को अगर आपको बहुत ही ढंग से पढ़ना है तो हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। हमने इन सभी चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं और कुछ चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बन भी गया है, और हमारे चैनल पे आपको इस बार से काफ़ी डिटेल्ड वीडियो हर लगातार मिलते रहेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इन चैप्टर्स को ध्यान देना है। सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला है यूरोपियों का आगमन, सबसे पहला चैप्टर है। फिर उसके बाद है ब्रिटिश नीतियाँ, यानी कि ब्रिटिश नीतियाँ कहने का मतलब यूरोपीय जब भारत में व्यापार के लिए आए और यहीं पे बस गए और वहाँ यहीं पे अपना जो धीरे धीरे राज्य कब्जा करके यहाँ पे रहने लगे, और यहाँ इन लोगों ने शासक के तौर पे कई सारे बदलाव किए, जिनमें है राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक नीतियाँ लाई। उन्हीं को हम लोगों को इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन कहने का मतलब है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इन सभी ने आगे चल करके क्या होता है कि कई सारे धार्मिक आंदोलन लाए, तो उन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद 1857 का विद्रोह पढ़ना है। फिर उसके बाद जनजातीय और किसान विद्रोह पढ़ना है। 1857 के विद्रोह से पहले काफ़ी सारे जनजातीय और किसान विद्रोह भी हुए थे, उनके बारे में पढ़ना है। किसान विद्रोह को कई जगह पे श्रमिक आंदोलन या श्रमिक विद्रोह के तौर पे भी लिखा जाता है। फिर उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहने का मतलब है दोस्तों कि 1885 यानी कि कांग्रेस के स्थापना से लेकर के 1947 तक का जो भी घटनाक्रम है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आता है, और इसको भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका हो जाता है, और सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन जो है ये बीपीएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। फिर उसके बाद प्रमुख संस्थाएं और संगठन एक चैप्टर है, उसको भी आपको पढ़ना है कि उस टाइम पे किन नेताओं ने या उस टाइम पे किन फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरह की संस्था या संगठन
स्थापित किया था। फिर उसके बाद उस समय के पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और किताबें, किनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र लाया गया था, कौन किसने किस तरह के पत्र पत्रिकाएं निकाली, या उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा किस तरह की किताबें, कौन कौन किताबें किनके द्वारा लिखी गई थी, उनको देखना है। फिर उसके बाद है उस समय के प्रमुख जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, उसके बारे में भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा हिस्ट्री का आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको दिया गया है। इनको पढ़ने के बाद ही आप हिस्ट्री में कुछ और पढ़ें, अन्यथा इसके बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम हिस्ट्री के बाद अब साइंस के क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि साइंस भी 30 मार्क्स का होता है और हिस्ट्री के जैसा ही साइंस में काफ़ी वेटेज पीटी में काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम साइंस में क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीनों ही सेक्शन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उनको देखते हैं। और इन चैप्टर्स के अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखा जाए तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर होता है मात्रक एवं बीमा, जिसमें एसआई यूनिट क्या है किसका, उसके बारे में आपको देखना है। फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनको देखना है। फिर उसके बाद गति की है यानी कि मोशन जो चैप्टर है आपको वो देखना है। फिर ध्वनि यानी कि साउंड को देखना है। फिर प्रकाश जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट से क्वेश्चन हर बार पूछता है बीपीएससी, इसीलिए लाइट भी आपको देखना है। फिर उसके बाद ऊष्मा यानी कि हीट जो चैप्टर है उसके बारे में भी आपको फिजिक्स में पढ़ना है। फिर उसके बाद है विद्युत कहने का मतलब करंट से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो यानी कि आपको विद्युत जो चैप्टर है फिजिक्स में वो भी ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं वो है महत्वपूर्ण उपकरण और उसका जो क्या यूज़ है, यानी कि उसका कार्य क्या है, और उसका जो इन्वेंटर है यानी कि खोजकर्ता है वो कौन थे। तो ये जो कुछ बहुत ही कंबाइंड में, मतलब कि जिससे सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, उस चैप्टर को नाम दिया गया है। इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तभी कुछ पढ़िएगा, वरना आप इस चैप्टर को, इन जितने चैप्टर दिए गए हैं इनका ही रिवाइज बार बार की करें। फिर उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है वो है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बाद है हमारे पास पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें कि सब्लिमेशन क्या है और फिर उसके बाद इवोपरेशन क्या है। इन सभी चीज़ों को यानी कि मैटर के बारे में हम लोगों को बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ना होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर बार बीपीएससी पूछता है। फिर उसके बाद है कार्बन एवं उसके अवरूप, कार्बन और उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसको हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में भी पढ़ना है। फिर उसके बाद है हमारे पास रासायनिक, यौगिक एवं प्रयोग। रासायनिक, यौगिक एवं प्रयोग कहने का मतलब है कि प्राकृतिक रबर का क्या बहुलक है, जो हैंडल में यूज़ किया जाता है कुकर का वो किस तरीके का होता है, और प्लास्टिक्स क्या है, कितने तरह के प्लास्टिक होते हैं, किसका प्रयोग किस जगह पे होता है, उस सारी चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ना होता है। फिर उसके बाद है हमारे पास पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण कहने का मतलब है कि जो भी हमारे वातावरण में जो प्रदूषण बढ़ रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में पढ़ना, जैसे कि पीएम पर्टिकुलेट मैटर क्या है, धान के खेत से किस तरह का गैस रिलीज होता है, उसके बाद हमारे अगर ओजोन लेयर में किस तरह के गैसेस का क्षरण होता है, किस तरह के गैसेस हार्मफुल हैं, इन सारी बातों को आपको पर्यावरणीय प्रदूषण में पढ़ना होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको देख रहा होगा कि कुल 6 ही चैप्टर हैं, बहुत कम चैप्टर्स हैं, लेकिन ये सारे चैप्टर्स बहुत ही वाइड हैं अपने अंदर में। अगर इनको आप पढ़ने जाएंगे तो ये काफ़ी लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। सबसे पहला है जंतु एवं पादप वर्गीकरण। ये तो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद है हमारा कोशिका से घूम फिर के किसी न किसी एग्जाम में हर बार कोशिका चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही हैं। फिर बीपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है पोषण, यानी कि बीपीएससी पोषण से जरूर अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है और 2 से 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट पोषण से होता है। बीपीएससी का एक और इम्पॉर्टेंट जो बायोलॉजी में है वो है हार्मोन एवं एंजाइम। हार्मोन एवं एंजाइम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, जो कि प्लांट में भी किस हार्मोन से क्या होता है उसके बारे में भी हमको इसमें पढ़ना होगा। फिर उसके बाद है पाचन तंत्र और उसके बाद हमारे पास है रोग एवं उनके कारक। रोग एवं उनके कारक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीपीएससी के लिए, कई बार इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिला के 6 चैप्टर बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे बीपीएससी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो जो भी हमारे बायोलॉजी में जैसे कि तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र तो मैंने दे ही दिया, जितने भी तरह के तंत्र है मानव शरीर में उनको आप पढ़ सकते हैं। कंकाल तंत्र है इनके बाद, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछती है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं उसके बाद ही किसी और टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी में कौन कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है पीटी के संदर्भ में उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है ज्योग्राफी के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ज्योग्राफी में कुल जो चैप्टर्स हैं वो
छः हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है वो है हमारे पास प्रमुख पठार पर्वत और जो ज्वालामुखी है, जो विश्व में जो प्रमुख पठार हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, ज्वालामुखी हैं, उनके बारे में हमें देखना है। क्योंकि बीपीएससी में ज्योग्राफी का कोई बहुत ही ज़्यादा कंक्रीट ये सिलेबस नहीं है। वो ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ देती है, लेकिन फिर भी हम अपने अनुमान से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आपको बता रहे हैं। और उसके बाद जो विश्व में जो कुछ प्रमुख नदियां हैं, झील हैं और जो बांध हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर खनिज संसाधन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि खनिज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि कौन सा खनिज, बिहार में भी खनिज संसाधन बिहार का भी आपको पूछा जाएगा। तो बिहार में भी किस तरह के खनिज हैं और संसार में कहाँ पे लोहा पाया जाता है, कहाँ पे सोना पाया जाता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज्योग्राफी में आपको पूछी जाएगी। तो खनिज संसाधन में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रमुख उद्योग कहाँ पे हैं, भारत में भी और विश्व में भी। और फिर जनजातीय एवं स्थान, यानी कि जनजाति जो है वो किस जगह पे, किस जगह की जनजाति को क्या कहा जाता है और कौन सी जनजातियाँ किस स्थान पे निवास करती हैं, उनके बारे में भी, विश्व में भी और देश में भी कौन सी जनजातियाँ, उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद है जलवायु, मिट्टी और कृषि के बारे में आपको पढ़ना है। तो जलवायु और मिट्टी और कृषि के बारे में कहने का मतलब जो है कि किस तरह की जलवायु के बारे में आपको पढ़ना है, भारत में किस तरह की मिट्टियां हैं और कृषि किस तरीके से होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है उसके बाद महाद्वीप और महासागर होगा। तो ये कुल मिलाकर के ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर्स थे। उसके बाद अगर अब आइए बात करते हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था की। तो राज्य व्यवस्था में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे हर एक बार सवाल इससे बाहर नहीं आएगा वो कुछ ये हैं। तो सबसे पहला है इसमें प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना कहने का मतलब है कि संविधान में सबसे पहले जो प्रस्तावना है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना आपको याद भी होना चाहिए और प्रस्तावना में घुमा फिरा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रस्तावना। फिर उसके बाद संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं कहने का मतलब है वो हमारे आपको चैनल पर मिल जाएगा कि वो चैप्टर क्या है। फिर उसके बाद है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। फिर उसके बाद है राज्य के नीति निदेशक तत्व। फिर उसके बाद है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये जो चैप्टर है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पॉलिटी में सबसे बड़ा पोर्शन यही तीनों चैप्टर्स का है। फिर उसके बाद पंचायती राज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीपीएससी पंचायती राज से हर एक बार क्वेश्चन पूछती है। फिर उसके बाद है आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। किस तरह के आपातकालीन अनुच्छेद हैं, उनसे रिलेटेड प्रेसिडेंट की क्या क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी में आपको बजट और बजट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली बजट से होते हैं। तो इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको है बजट। बजट केंद्र का भी और राज्य का भी आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद है पंचवर्षीय योजनाएं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नीति आयोग के बारे में पढ़ लेना है आपको कि नीति आयोग कब बना, इसके क्या क्या मेंबर्स हैं, क्या क्या इसका काम है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग कहने का मतलब है कि मनी एंड बैंकिंग में किस तरीके से सर्कुलेट होता है मार्केट में। उसके बाद जैसे कि एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, रेपो रेट क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको मुद्रा एवं बैंकिंग में पढ़ना है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारे पास, वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहने का मतलब जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, उस तरीके से स्टेट जीडीपी क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे राष्ट्रीय आय के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप अर्थव्यवस्था में यानी कि इकोनॉमी में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं तो ये आपका कोर सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने के बाद आप इकोनॉमी को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। और इसके बाद आप मेंस के लिए भी इन चैप्टर्स के बाद आप पढ़ने के बाद आप इकोनॉमी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सिलेबस था वो था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट में करंट अफेयर और बिहार स्पेशल का क्या सिलेबस है। करंट अफेयर का सिलेबस तो कुछ है नहीं, जो भी करंट के मुद्दे घटनाएं हैं वो सारे करंट में आ जाते हैं। फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जो मस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देख लेते हैं और बिहार स्पेशल से क्या क्या पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि करंट अफेयर और बिहार स्पेशल में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और उसके बाद बुक लिस्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि अब देख पा रहे हैं आप लोग कि करंट अफेयर कहने का मतलब है कि करंट अफेयर का ऐसा तो कोई बहुत कंक्रीट सिलेबस तो होता नहीं है। जो भी घटनाक्रम, जो भी विषय जो चर्चा में रहते हैं वो सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो या थोड़ा बहुत कि ऐसा क्या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में जो कि जाना बहुत ही ज़रूरी होता है और उससे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, तो वो है सबसे पहला कि किसी भी तरीके का पुरस्कार या सम्मान भारत में किसी को मिला हो, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो पद्म अवार्ड्स हो या किसी भी तरह के अवार्ड्स या पुरस्कार हो, खेल से संबंधित भी हो, तो वो आपको पता होने चाहिए।
दूसरा है इम्पोर्टेंट जो है वो है सूचकांक रिपोर्ट या सर्वे। किसी भी तरह का सूचकांक आया हो, रिपोर्ट आया हो, सर्वे आया हो, तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और उसके डेटास को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करके रखना है कि किस सूचकांक में क्या रिपोर्ट्स आया, क्या डेटा निकल के आया, उसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद खेल घटनाक्रम को भी आपको याद रखना है कि क्रिकेट में कौन सी टीम ने आईपीएल जीता, या किस टीम ने वर्ल्ड कप जीता, या बैडमिंटन से रिलेटेड या फुटबॉल से रिलेटेड जो भी घटनाक्रम है वो खेल घटनाक्रम को भी आपको ध्यान से देखना है। फिर उस तरीके से इम्पॉर्टेंट सम्मेलन या बैठक होते हैं या सैन्य अभ्यास होते हैं, उनको आपको देखना है। फिर उसके बाद जो भी चर्चित विषय और मुद्दे हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। और करंट अफेयर की अगर बात किया जाए तो करंट अफेयर के लिए मेरा आपसे को सलाह रहेगा कि करंट अफेयर के लिए आप एक मैगजीन तो फॉलो करें ही, यूटेरिया को हो जाए या एसपीडी का हो जाए, साथ ही एक ऑनलाइन सोर्स भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उत्कर्ष क्लासेस में गौरव सर का जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट होता है उनका वीडियो। और मैं चाहूँगा कि जो भी न्यूज़पेपर आपके आसपास में घर में आता है वो उसको आप सरसरी निगाहों से हर रोज़ ज़रूर देखें, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसी टाइम पे आप उसको नोट डाउन करें। क्योंकि अगर न्यूज़पेपर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो करंट अफेयर के मैगजीन की इतनी औकात नहीं है कि वो सारा ही कुछ आपको दे दे एक छोटे से बुकलेट में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बिहार स्पेशल में क्या इंपॉर्टेंट, जो भी उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी है वही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर देखा जाए तो बिहार का इतिहास इंपॉर्टेंट है, सामान्य परिचय बिहार के बारे में कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, किस जगह पे पहाड़ है, किस जगह पे मैदान है, किस जगह पे नदी है, वो सारा सामान्य परिचय आपको बिहार स्पेशल के सारा वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एक दो वीडियो बनाकर भी रखा गया है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद भौतिक स्वरूप क्या है बिहार का, वो पढ़ना है। फिर नदियाँ क्या हैं, नदी तंत्र क्या है, झीलें कौन कौन सी हैं, बांध कहाँ कहाँ पे हैं बिहार में, वो देखना है। बिहार का खनिज संसाधन आपको देखना है। फिर बिहार का जो जनगणना है, जनगणना तो भूगोल में भी है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ भी आपको देखना, ज्योग्राफी में भी आ जाएगा। फिर उसके बाद जलवायु और कृषि को भी आपको विशेष रूप से किस तरह की जलवायु बिहार की है और बिहार में किस तरीके का कृषि किया जाता है उसको भी देखना होगा। और फिर बिहार स्पेशल में कुछ विविध कहने का मतलब है कि हम राज्यपाल कौन थे, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, इस तरीके के विविध के भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि किस तरीके का सिलेबस है पीटी का। और अगर आप चाहेंगे कि मेंस के सिलेबस पे ही बात करें तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेंस के सिलेबस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलिए अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि क्या बुक लिस्ट होना चाहिए आपके पास इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो बुक लिस्ट कहने का मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि हमें, हमारी जो तैयारी होगी वो बुक ओरिएंटेड होनी चाहिए, हमारी तैयारी होनी चाहिए सिलेबस ओरिएंटेड। यानी कि जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया है वो टॉपिक अगर आपको किसी भी बुक से बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है तो आपके लिए वो बुक लिस्ट अच्छा हो जाएगा। नहीं कि मैं कुछ बता दूं कि ये बुक लिस्ट आपको रख लेना है। फिर भी अगर मैंने सारी चीज़ों को बताया है तो इन टॉपिक्स को आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी कुछ जो सारे लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो यही बुक्स से तैयारी करते हैं, इससे अलग कोई नहीं करता है। तो वो बुक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके तसल्ली के लिए। फिर भी अगर आपको अगर चाहिए तो अब क्या है कि बीपीएससी में क्वेश्चन पहले जैसे नहीं आ रहे हैं। बीपीएससी अब बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ही ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछने लगा है, और इसका जो पैटर्न है धीरे धीरे यूपीपीसीएस और यूपीएससी की तरफ जाने वाला है। तो आपको सिर्फ और बुक्स से काम नहीं चलने वाला, आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत होगी। और गाइडेंस के लिए हो सकता है अगर आपको मेरा गाइडेंस अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आपको जिस भी टीचर का गाइडेंस अच्छा लगता है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वहाँ पे आप ज़रूर जाएँ अगर आप फ्रेशर्स हैं तो। सबसे पहले चलिए अब हम देख लेते हैं बुक लिस्ट में। तो बुक लिस्ट में या तो आपके पास लूसेंट की एगो सामान्य ज्ञान अध्ययन की जो बुक होती है वो होनी चाहिए, और लूसेंट सामान्य अध्ययन, या फिर उसके बाद एक और पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा मार्केट में है वो है क्रॉन। मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास लूसेंट है और लूसेंट पढ़ने में आप काफ़ी बोर फील करते हैं तो आप क्रॉन भी ले आ सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों में से पढ़िएगा, प्रेफरेंस किसी एक ही को दीजिएगा। आपको या तो क्रॉन पढ़ना होगा या तो लूसेंट पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर आप लूसेंट में पढ़ रहे हैं वो क्रॉन में भी पढ़ें। कहने का मतलब है कि लूसेंट या क्रॉन किसी दोनों में से किसी एक को आप प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा है कि हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पीपीएससी में, वो पीटी में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हिस्ट्री के लिए आप 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी जितनी भी हैं वो आप जरूर रखें साथ में और पढ़ें भी, ताकि मेंस के लिए भी आप हिस्ट्री तैयार कर पाएँ साथ ही साथ। फिर उसके बाद एम लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी है। पॉलिटी आपका लूसेंट और क्रॉन से भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एम जो पॉलिटी है वो मेंस में भी पूछा जाता है, इसलिए आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करें। और अगर नहीं समझ में आता है एम लक्ष्मीकांत तो आप गाइडेंस लें किसी ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म का सहारा लें, या मेरे चैनल पे भी आप आ जाए, पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। और नहीं तो फिर आप लूसेंट और क्रॉन में भी जो फैक्ट्स हैं, जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं पॉलिटी के, वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, बखूबी आपको टॉपिक्स भी बता रखा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज अहमद सर की एक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर केबीसी नैनो करके एक पब्लिकेशन है, उसकी भी बुक काफ़ी अच्छी है। फिर उसके बाद अगर देखें तो आप हिस्ट्री के घटना चक्र की बुक आती है, हिस्ट्री घटना चक्र, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं हिस्ट्री के सभी एग्जाम्स में, उसका एक संकलन होता है। तो वो आप हिस्ट्री के घटना चक्र बुक रख सकते हैं। फिर साइंस का भी जानते हैं कि आप 30 क्वेश्चन आता है, तो साइंस के लिए भी आप साइंस का घटना चक्र का बुक ले सकते हैं। इन सभी बुक्स का फोटो मैं आपको डिस्प्ले करते जाऊंगा बारी बारी से। फिर उसके बाद करंट अफेयर के लिए या तो आप स्पीडी का जो मैगजीन आता है उसको फॉलो करें, या फिर आप एडुटेरिया के मैगजीन को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए स्पीडी और एडुटेरिया के मैगजीन के साथ साथ आप न्यूज़पेपर भी पढ़ें, और किसी भी ऑनलाइन टीचर जो भी आपका लगता है कि ये अच्छा करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और इन सभी के साथ आपको रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन। वो बहुत से पब्लिकेशन निकालते हैं, केबीसी नैनो का भी है, एडुटेरिया का भी है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अपने पास में रखना है और देखते रहना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर हम बात करें सेट प्रैक्टिस किस तरीके से करना है या कट ऑफ किया जाता है, तो पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें तो बीपीएससी में जो पहले जो कट ऑफ था वो 100-110 के बीच में रहता था, लेकिन अब पैटर्न चेंज होने के बाद, नेगेटिव मार्किंग आने के बाद, जो कट ऑफ रहेगा वो 100 के अराउंड रहेगा, यानी कि 95 से 100 के बीच में ही रहने वाला है। तो मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि अगर आप सेट प्रैक्टिस में 100 से 105 नंबर के बीच में आपका आता है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। और इसके साथ अगर हम बात करें, मैथ्स की हमने बात नहीं किया है, तो मैथ्स में 10 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कट ऑफ तक ले जाने में। तो मैथ्स में ज़्यादा नहीं, जो भी अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन चैप्टर्स हैं, जैसा कि नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, SI DI, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, जो अर्थमेटिक्स के चैप्टर हैं मोस्टली, वो आपको कम से कम जो कोर चैप्टर है टाइम एंड वर्क जैसा, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो सारा चीज़ था वो बीपीएससी से आपको रिलेटेड था। और अगर मैं बात करूं तो कि सेट प्रैक्टिस किस तरीके से किया जाए, तो सेट प्रैक्टिस के लिए आप मान के चलिए कि 69th का जो एग्ज़ाम है पीटी का, वो सितंबर में होने वाला है, और कुछ ही समय में नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो आप ऐसा करेंगे कि हर रोज़ अगर आप जितने भी मैंने टॉपिक्स दिए हैं उसमें से अगर आपके आधे टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप 1 महीना में चाहिएगा, तो कि 1 महीना में ही जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आप किसी भी तरीके से 1 या 2 महीना में पढ़िए। फिर उसके बाद लगातार आप क्या कीजिएगा कि सेट प्रैक्टिस हर रोज़ आप कीजिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करना है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर हर रोज़ आप कम पढ़ते हैं लेकिन सेट प्रैक्टिस एक ज़रूर करते हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि आपको हर रोज़ सेट प्रैक्टिस करना ही है। कम से कम एग्ज़ाम देने से पहले 150 से 200 सेट आप बीपीएससी का लगा चुके होंगे, तब जा करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हैं। अन्यथा 10, 20, 25, 30 सेट्स से काम नहीं चलने वाला। 10, 20, 25, 30 सेट जो हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जो हो चुके हैं कैंडिडेट उनके लिए होता है, ना कि फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स अगर आप हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कम से कम 100-150 सेट्स आपको बनाना ही होगा। 100-150 सेट बनाने के लिए आपको 2 या 3 महीने पहले से एग्ज़ाम के हर रोज़ सेट प्रैक्टिस करना होगा। तो कुल मिला के दोस्तों यही था स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से तैयारी किया जाता है। मैंने बहुत से सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक हैं वो काफ़ी कम कर दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और इस तरीके के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी हम इस तरीके के वीडियोस लाते रहेंगे।